नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। शहर के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना नगर परिषद का दायित्व है। सफाई, रोशनी, सड़कों की मरम्मत से लेकर निर्माण तक का काम नगर परिषद के जिम्मे है। बावजूद इसके बड़ा सवाल यह है कि क्या नगर परिषद इन कार्यों को लेकर गंभीर है। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम रूबरू हो रहे हैं नगर परिषद का आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई से। श्रवण जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। श्रवण जी, शहर में विकास को लेकर इन दिनों क्या चल रहा है? शहर के विकास को लेकर इन दिनों एक तो राज्य सरकार ने जो अतिवृष्टि के तहत जो टूटी फूटी सड़कें हैं, नालियां हैं, उनको रिपेयर्स के लिए करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए दिए हैं। उनके द्वारा रिपेयर का काम हो रहा है। इसके अलावा सीवरेज जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सीवरेज का प्रोजेक्ट है, UIDSMT योजना के तहत है, IHSTP योजना के तहत है, वो चल रहा है। और IHSTP योजना के अंतर्गत कच्ची बस्तियों में भी निर्माण के काम है, सड़क निर्माण है, वो काम भी चल रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो नगर पालिका फंड है, इस फंड में से हमने पहले पिछले टेंडर किए थे, तो कुछ सड़कें बनाने का प्रोविजन है। ये कुछ काम है जो रनिंग में चल रहे हैं। बाकी एक प्रेजेंट प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहा है, पूरा ध्यान उसी पर कंसंट्रेट है। विकास का इस के बाद 15 फरवरी 31 मार्च के बाद है विकास की रणनीति बना के, और अभियान में जो रेवेन्यू अर्जित होगी उसको लेकर एक सिस्टमेटिक और स्ट्रेटजी के माध्यम से शहर के विकास की योजना बनाई जाए। अब तक शहर के विकास को लेकर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसका कारण मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूँ कि एक्चुअल में हम लोग काम तो करवाते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर काम नहीं करवाते जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। जैसे कोई बड़ा पार्क डेवलप करना, जैसे कोई महत्वपूर्ण मेन जो रोड है उसकी वाइडनिंग और उसका ब्यूटिफिकेशन करना, या फिर कोई ऐसी कोई बड़ी कोई सामुदायिक केंद्र हो, या फिर किसी प्रकार का ऐसा मुख्य चौराहे का ब्यूटिफिकेशन हो। ये काम करने की बजाय एक्चुअल में लोकल जो पॉलिटिक्स है या फिर मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने काम, अपने वार्ड में, मेरे वार्ड में ये सड़क बना दो, मेरे वार्ड में ये सड़क बना दो, तो वो उस वार्ड की सड़क उस वार्ड तक सीमित रह जाती है। और ये 8-8, 10-10 लाख के जो काम होते हैं, सड़कों का काम है, नालियां बना दी, सड़क बना दी, उसमें रुपए तो करोड़ों खर्च हो जाता है, लेकिन एक ऐसा मेजर काम नहीं है जो आम पब्लिक को दिखे या शहर के ब्यूटिफिकेशन में जिसका एक कोई विशेष रोल हो। ऐसा इस वजह से रुपए तो करोड़ों खर्च हो गए। लेकिन पिछली बार भी हमने जब एक मीटिंग ली थी, चेयरमैन साहब भी थे, हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स थे, तब मैंने ये इशू उठाया था कि मैंने कहा हम काम तो खूब कर रहे हैं, पहले भी टेंडर हुए थे, अब मैंने आने के बाद भी जैसे लिस्ट आई, सब मेंबरान जो है उनकी ये समस्याएं हैं, ये सड़कें बननी है, ये नालियां बननी है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी समस्या का, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी डिमांड्स का, लेकिन हमें इसको एक प्रायोरिटी देते हुए हमारे पास जो रिसोर्स है, फंड है, उनमें से एक हिस्सा हमें ऐसे कामों पर लगाना चाहिए जो काम दिखे, जो जनरल में काम हो, जिसके लिए बाद में जैसे कोई कहे कि हाँ इसकी चेयरमैनशिप में काल में या इस अधिकारी के कार्यकाल में ये काम हुआ था, जिसे लोग याद रखें। तो वो काम अछूते रह जाते हैं और हम लोग सिर्फ जनप्रतिनिधियों की जो मांग्स हैं उन्हीं को प्रायोरिटी देते रहते हैं, भाई इनकी पूरी कर दो, इनकी पूरी कर दो। इससे छोटे छोटे काम होते हैं जो दिखते नहीं, और बड़े जो महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट हैं वो रुक जाते हैं। इस वजह से ये काम दिखता नहीं। नगर परिषद का जो और दूसरा ये है कि जैसे एट प्रेजेंट जो सिविल लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं इसमें ये कहूंगा कि शहर विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है। अभी अंडर डेवलपमेंट उसे कह सकते हो, अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हो। तो विकास की प्रक्रिया के दौरान हमें कुछ व्यवधान आते हैं, कुछ बाधाएं आती है। सिविल लाइन डल रही है, अब कोई लोग ये कहते हैं कि सर ये सिविल लाइन डल रही है, हमें ऐसा लगता है कि इसकी पाइप छोटी है, हमें ऐसा लगता है कि इसकी पाइप छोटी है, इससे ये कल को चौक हो जाएगी, ये इतनी सफिशिएंट नहीं है। मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि ये पाइप छोटी है, मुझे भी लगता होगा ऐसा छोटी, क्योंकि मैं एक टेक्निकल ऑफिसर नहीं हूँ। ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं RUIDP के अंदर बड़े बड़े टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड के द्वारा स्टैंडर्ड मेंटेन करके और वो साइज डिसाइड किया है। ये प्रोजेक्ट कोई हमारे साल में पहली बार नहीं आ रहा है कि हम कह देंगे छोटी है पाइप। तो ये जो आरोप है कि पाइप छोटी है, पाइप नीचे है, ये लेवल नहीं है,
इट डजंट मैटर। ये टेक्निकल ऑफिसर्स का काम है। हम ये नहीं कह सकते कि पाइप छोटी है या उसका लेवल सही नहीं। ना तो मेरे को पता लेवल क्या होता है, ना आम आदमी को पता लेवल क्या होता है। तो ये तो एक अनावश्यक मुद्दे हैं। और पाइप छोटी होना, पाइप जो भी है नॉर्म्स के अनुसार आती है। साइज कोई भी अधिकारी क्यों छोटी करेगा कोई पाइप? मैं कहता कोई प्रोजेक्ट लाया है तो वो क्यों छोटी करेगा उस पाइप को? क्या उसको कोई मानगढ़ से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है जो उस पाइप को छोटी करेगा? नहीं, पाइप छोटी बड़ी करने में कोई इनकम की तो बात है ही, नहीं व्यक्तिगत स्वार्थ तो हो ही सकता है। नहीं हो सकता, व्यक्तिगत स्वार्थ इनकम का नहीं हो सकता। ऐसा इतने बड़े प्रोजेक्ट में कोई भी आदमी होता है वो ये इतना स्वार्थ लेकर काम नहीं करता। आई हो पाइप छोटी बड़ी करने से इनकम में छोटी पाइप करके ये बहुत बड़े इश्यू बन जाते हैं। पाइप छोटी करने से बहुत बड़ा पूरा प्रोजेक्ट इफेक्टेड हो जाता है। पाइप सब नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, सब नॉर्म्स के अनुसार है, सब जो जी शेड्यूल है उसके अनुसार पाइप्स होती हैं, छोटी बड़ी नहीं होती। मैं क्वालिटी का मुझे पता नहीं, मैं एक टेक्निकल ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। लेकिन आकार में मैं ये नहीं कह सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आकार में डिफरेंस नहीं हो सकता। जो जी शेड्यूल में आकार हैं और जो नॉर्म्स हैं बड़े बड़े शहरों में, आरयूआईडीपी को यहाँ काम नहीं करी, आरयूआईडीपी ने बड़े बड़े शहरों में प्रोजेक्ट तैयार किए। ये मतलब आरयूआईडीपी स्पेशल प्रोजेक्ट है, ये इसी पर्पज से बना है। नहीं, सीवरेज निर्माण की गुणवत्ता पर तो खूब सवाल उठे हैं और वहाँ पे भी सामने दिखा भी है कि जहाँ पे 1 नंबर किट लगनी चाहिए वहाँ पे 2 नंबर किट लगी है। और जब पार्षदों ने हंगामा किया तो उसके बाद कुछ हस्तक्षेप किया गया प्रशासन की तरफ से। टेक्निकल टीम भी आई थी जयपुर से, उन्होंने माना कि वाकई कहीं न कहीं क्वालिटी के साथ भेदभाव या जो भी आप कहें को हो रहा है यहाँ पर। ये जो पहले की बात आप कह रहे हो, मेरे आने के बाद ये हुआ नहीं, पहले का था। हाँ, पहले का। लेकिन फिर भी उसमें क्वालिटी में जो मेन लोगों को लगता है ना, एक्चुअल में क्या, मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ, जो कंपैक्शन का काम है सीवर लाइन में, कंपैक्शन का काम सही नहीं हो रहा है। कंपैक्शन काम सही नहीं होने का कारण ये होता है कि उनको यातायात को देखते हुए या लोगों की सुविधाओं को देखते हुए जल्दी से उनको फिलअप करना पड़ता है खड्डों। हर आदमी कहता है मेरे घर के आगे खड्डा खुदा है, ये आज खुद गया तो कल भर जाना चाहिए, मैं तो इसके लिए नहीं सर्वाइव करूंगा, मैं क्यों शहर की सीवर लाइन डल रही है, मैं क्यों सर्वाइव करूँ, ये तो शहर के लिए डल रही है जी, मैं क्यों सर्वाइव करूं, मेरा तो खड्डा शाम तक भरना चाहिए। देखो कंपैक्शन का काम होता है ना, वो लेयर वाइज होता है, लेयर्स वाइज कंपैक्शन का काम होता है। एक लेयर डाली, फिर पानी डाला, फिर लेयर डाली, फिर पानी डाला, इतना प्रोसेस से काम करते हैं ना, तब तक तो पब्लिक और ट्रांसपोर्टेशन है बहुत, क्योंकि पूरा रस है इसलिए इफेक्टेड होता है। तो कंपैक्शन के काम में बिल्कुल शिकायत आती है, बारिश होता है तो खड्डे वापिस पड़ जाते हैं। तो ये काम में हो सकता है कि इसमें कमी हो, लेकिन कमी का कुछ ग्राउंड होंगे जी। अब कुछ उनकी की कमी हो सकती है, इसके लिए भी आप कह रहे हो प्रशासन में इन्वॉल्वेशन करके। लेकिन मैं ये कहता हूँ इस विकास के दौरान जो लोगों को समस्याएं आ रही है, जैसे आज सीवर लाइन का काम चल रहा है, आज बारिश आ गई तो जहाँ काम चल रहा है वहाँ खड्डे में पानी भी भरेगा, उससे थोड़ा प्रॉब्लम फेस भी करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये काम कंप्लीट हो गए, उसके आउटपुट सामने आएंगे, तब इसका लोगों को अच्छा लगेगा, फीडबैक लगेगा। लेकिन विकास के दौरान जो बाधाएं आती है उनको आई थिंक हमें सबको शेयर करना चाहिए। बिल्कुल, पब्लिक और प्रशासन और सबको शेयर करना चाहिए। बिल्कुल श्रवण जी, नगर परिषद का जो मूलभूत काम है, जो मुख्य काम है, वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, खासतौर पर सफाई, गंदे पानी की निकासी वगैरह, सड़क वगैरह, रोशनी। लेकिन मामूली बारिश के बाद शहर की जो सड़कों की स्थिति है कितनी बदहाल है। अभी आपने खुद देखा होगा, पिछले दिनों बारिश हुई, वार्डों में मुख्य सड़कों पर क्या स्थिति हुई। ऐसा क्यों होता है कि हम मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा पाए? आपकी सही बात है, नगर परिषद का काम सफाई, ड्रेनेज और मूलभूत सुविधा का है। लेकिन मूलभूत सुविधा भी एक रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। हमारे पास कितना रिसोर्स है उसके आधार पर ही हम उपलब्ध करवा सकते हैं जी। और दूसरा बात, इस शहर में कुछ ड्रेनेज की समस्या है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि पानी की निकासी को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। उसमें कुछ तो ज्योग्राफिकल जो अपने बाधा है वो भी है। पानी हमने जैसे कुछ कॉलोनियाँ, जैसे अवैध कॉलोनियाँ बस गई, उसको प्लानिंग तरीके से नहीं बसाया, तो उसमें ये नहीं देखा कि इसका पानी है, निकासी खान जाएगी। अवैध कॉलोनाइजर ने अपनी बस प्लॉट काट कर उसको बेच दिया, उसका लेवलिंग लेना और लेना, किस हिसाब से उसको सेटल करना है, नाली को मेन नाली से कैसे जोड़ना है, उसकी लिंकेज कैसे रहेगी, इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखने की वजह से थोड़ी ये दिक्कतें आती है। उसके अलावा हम प्रॉपर इसकी नाली द्वारा के माध्यम से कोशिश भी कर रहे हैं। टाउन के अंदर सही मायने में ये समस्या है
और उससे हम भी जूझ रहे हैं और जनता भी जूझ रही है जी। अभी पिछले दिनों मैं भी अपने राउंड पर गया था लेने के लिए, पिछले अपना जो बंदा बना हुआ है, कल भी वो बंदा टूट गया था, किसी खेत में नुकसान हो गया था, तो नुकसान हुआ है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। और लेकिन बंदा ये पानी इतना ज़्यादा, बंदे के ऊपर भी इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं। अब पब्लिक को खूब समझाते हैं लेकिन बंदे के अंदर मिट्टी डाल डाल के वो जो हमारा जो वेस्ट वाटर है कलेक्शन का, एक जो रिजर्वियर है जो वेस्ट वाटर कलेक्शन का, उस पर भी लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और उसको छोटा करते जा रहे हैं, जबकि पानी की मात्रा बढ़ रही है और वो छोटा हो रहा है जी। इस वजह से पानी आगे निकल नहीं पाता है और पीछे भरा रहता है और उसको निकलने में टाइम लगता है। तो अब की बार भी ये बारिश के दौरान है, उस समय पहले भी इसे निपट के आया था। एक तो मैंने ये भी योजना बनाई है भाई, उसको गहरा करने की योजना है, इसके लिए कुछ इंक्रोचमेंट रिमूव करने पड़ेंगे वहाँ से, तो उसकी भी प्लानिंग चल रही है। भी अभियान खत्म होने के बाद उसको हम प्रायोरिटी पर लेंगे, तो इस कम से कम शहर में जो पानी निकासी की समस्या है उसका समाधान हो जाए। दूसरा जो ये सीवर लाइन प्रोजेक्ट है, ये भी पानी निकासी की समस्या को काफ़ी हद तक खत्म करेगा। सीवर लाइन प्रोजेक्ट अपना जब भी फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद क्या रहेगा, सिर्फ बारिश का साफ पानी रहेगा, क्योंकि सीवर लाइन के अंदर सारा घर का जो वेस्ट वाटर है वो उसी से कनेक्टेड होगा। किचन का है, बाथरूम का है, टोटल टॉयलेट का, सब वेस्ट वाटर उससे कनेक्ट होगा, तो वेस्ट वाटर बाहर आएगा नहीं। जो भी पानी सड़कों पर रहेगा तो वो बारिश का पानी रहेगा। तो बारिश के पानी को हम वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भी मैनेज कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, अगर बड़े बड़े कुछ वाटर हार्वेस्टिंग, और हमने अभी एडीबी थर्ड फेज जो आ रहा है मानगढ़ को, एडीबी थर्ड फेज के तहत करीब 100 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। हमने प्रपोजल्स 130-40 करोड़ के भेजे हैं, उसमें हमने 15 करोड़ रुपए के ड्रेनेज भी लिए। बड़े बड़े ड्रेनेज हैं जो जिससे कि जो पानी निकासी की विशेष तौर से समस्या उससे निजात पाया जा सके। अभी 5-4 दिन में कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग थी, सीएमसी की बैठक थी, उसमें एडीबी फेज सेकंड के लिए जो प्रपोजल तैयार कर रहे थे उसके अंदर हमने सीवर लाइन लिया है, वाटर रिजर्वियर्स दिया है, पीएचडी डिपार्टमेंट्स के 33 करोड़ के प्रपोजल्स हैं, पानी की नई टंकियां बनेगी, नेटवर्क डलेगा पानी का, और इसके अलावा ड्रेनेज के 10-15 करोड़ के प्रपोजल्स हैं। सीवर लाइन का जो सेकंड फेज है, सीवर लाइन के 40 करोड़ के प्रपोजल्स हैं। इसके अलावा शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए भी मैंने कलेक्टर साहब ने भी ये कहा था कि उसमें ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ इशू ले, तो जो टाउन जंक्शन रोड है उसको 4 लाइन करना, प्लस ब्यूटिफिकेशन प्लस लाइटिंग का प्रपोजल है। और हमने जो ये संग्रिया रोड से इधर से आ रही है फाटक, चुना फाटक के पास, इसका भी वाइडनिंग प्लस ब्यूटिफिकेशन का लिया है। तो मुख्य शहरें हैं जो ये जो फेज आ रहा है, तो इसमें काफ़ी कुछ काम है जो दिखेंगे, जो आपकी क्या, हर आदमी की ये मेरी भी मंशा होती है, चेयरमैन की मंशा होती है, हम कुछ ऐसा करें कि बाद में दिखे भी, मेरे जाने के बाद ये लगे भी कुछ ऐसा काम किया है। तो हम ये ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब से मैंने ज्वाइन किया है तो उसके तो पूरा कंसंट्रेशन है वो गवर्नमेंट का जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है उस पर कंसंट्रेशन है। और मैं उम्मीद क्या करता हूँ, डेटा भी बोलते हैं, राजस्थान के अंदर 184 यूएलबीज है, अर्बन लोकल बॉडीज, उसमें हम सेकंड नंबर पर रहे। क्या बात है। तो आई होप हम सक्सेसफुल रहे, हमारा कंसंट्रेशन है और हमारे प्रयास सफल रहे, और जनता को भी काफ़ी राहत मिली है। हमने करीब 3000 लगभग पट्टे दे दिए, 250 से क्रॉस कर चुके हैं। उम्मीद है कि उसको 6 से 7 हज़ार तक आंकड़ा छुएंगे। कच्ची बस्ती का हमने बहुत बड़े अब की बार हनुमानगढ़ में बहुत बड़े इशू, जो प्लानिंग का इशू था, लोगों को अपना पता नहीं मिल रहा था। इस पे हम फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये जानना चाहिए, जैसे भाजपाई पार्षदों का एक आरोप है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, बोर्ड में यहाँ पे सभापति भाजपा से ताल्लुक रखती है, यानी राजनीतिक बिल्कुल विरोधाभास, आमने सामने सत्ता पर विपक्ष का खेल होता है। तो क्या बजट में कहीं न कहीं वो राजनीति प्रभावित होता है इस तरह से? नहीं, बजट में राजनीति प्रभावित बिल्कुल नहीं होता। बाकी कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान भी खूब प्रोजेक्ट आए हैं। सीवर लाइन का प्रोजेक्ट देख लो आप, एडीबी फेज सेकंड के तहत पैसा आ रहा है करोड़ों रुपए का। 100 करोड़ का बजट किसी शहर के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ही दे रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान ही आ रहा है। लोन समय सीवर लाइन, पहले जो सीवर लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए भी IHSDP योजना है, गवर्नमेंट से अप्रूव हुई है। इसके तहत अतिवृष्टि में जो पैसा आया है वो भी गवर्नमेंट से आया। अतिवृष्टि में जो पैसा आया वो ऐसा नहीं कि इसमें भाजपा गवर्नमेंट है, इसमें बोर्ड भाजपा का है, इसमें कांग्रेस में, वो तो जो शहर की पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन के ग्राउंड पर मिलता है। ग्रांट सरकार को तो बराबर फाइनेंस का है, सरकार सबको बराबर मानती है, एक दृष्टि से देखती है। यानी इस तरह के आरोप बिल्कुल नहीं, 12th फाइनेंस, ये आरोप ये राजनीतिक मामला है। नहीं, बिल्कुल ये राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं। एक सवाल आप आयुक्त के रूप में आपसे है कि क्या शहर की जो सफाई व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ सफाई व्यवस्था से। जी,
शुरू में मैं आया था दीपावली के पास, जब मैंने ज्वाइन किया था 5 नवंबर को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, तो उसके बाद मैंने राउंड लिए थे 1-2 दिन, और इनकी ठेकेदारों की और इनकी सफाई जो इंचार्ज है इनकी मीटिंग भी ली थी, तो उससे थोड़ा इनमें थोड़ा सुधार आया था। लेकिन जैसे ही मैं प्रशासन शहरों के संग अभियान में इतना व्यस्त हो गया, इतना काम रहता उसके अंदर कि मैं लाइट और सफाई पर ध्यान ही नहीं दे पाया। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अपने जो ऑफिसर्स हैं, इंचार्ज ऑफिसर हैं, उनसे पूछता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भी फ़ोन पर सफाई की बहुत शिकायतें मिलती है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आफ्टर द कंपेनिंग, आफ्टर द अभियान, आई विल टेक इट सीरियस और आई विल टेक सम मतलब स्पेशल स्टेप्स इन द परसुएंस ऑफ द सैनिटेशन। किस तरह कदम उठाएंगे व्यवस्था में सुधार के लिए? मैं ये कदम एक तो ये उठाना, जो ठेकेदारी सिस्टम है सफाई का, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ठेकेदार का जो बिल आता है जी, तो उस बिल पेमेंट का भुगतान करने से पूर्व सिर्फ सफाई इंचार्ज की ही या मेंबर की रिपोर्ट आवश्यक नहीं हो, जबकि हर वार्ड में से सिलेक्टिवली रेंडमली 5 या 6 आदमियों की रिपोर्ट आए भी आपके यहाँ पर सफाई करने कितने लोग आए थे, इस महीने में कैसे सफाई रही। ठीक है। अब की बार जिस 5 आदमियों के नाम हमने सिलेक्टिवली जिनकी रिपोर्ट ली है, नेक्स्ट बार उसकी नहीं लेवे, क्योंकि हो सकता है कि वो जाकर उस आदमी से मिल लेवे। ठीक है। तो हर महीने में सिलेक्टिवली ये अलग अलग आदमियों की रिपोर्ट आए, तो इससे जो जितना नेगेटिव रहेगा उसका इतना पेमेंट रिड्यूस किया जाए। और बाकी अब की बार मैंने आने के बाद जैसे इनको स्टाफ को टाइट किया है, तो ठेकेदारों का पेमेंट में जो कटौती होती है, जैसे आज कचरा नहीं कटा तो इतना पेमेंट कट जाएगा, आज ये आदमी नहीं आया आपके सफाई के लिए तो इतने पेमेंट कट जाएंगे, तो काफ़ी कटौतियाँ भी की है, लेकिन फिर भी माकूल सुधार नहीं हुआ है। मैं सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ, इसमें सुधार की काफ़ी आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई का जो कर्मचारी हैं उनमें भी सुधार की ज़रूरी है, उनको वो भी टाइम पर आए नहीं आए उसके लिए पूरा चेकिंग सिस्टम एक होना चाहिए, और उसमें पब्लिक जो कोऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और सफाई के लिए भी मैं कहता हूँ कि सिर्फ हम ही ये नहीं कर सकते। दूसरा भी 8% ये भी था, एचओ साहब ने कल मेरे को बोला था कि सर कंटेनर नहीं है, ख़राब हो गए, टूट गए, तो उन पर भी मैं कंटेनर नए दिलाने हैं, अपने जो कचरा पात्र है नए वो दिलवाने हैं। तो कुछ मेरी ये प्लानिंग है कि कुछ जो कॉलोनी है या वार्ड्स है उनको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसमें डोर टू डोर कलेक्शन का भी मेरा है इरादा कि उसमें डोर टू डोर कलेक्शन करें, जिससे कि सड़कों पर जो लोग कचरा फेंकते हैं तो वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको शुरू करते हैं, वो कितना सफल होता है। शुरुआत में एक्चुअल में मेरा ये है कि शुरुआत में हम जैसे किसी एनजीओ को या कोई और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको इसमें इन्वॉल्व करें। बहुत सारे एनजीओ लग रहे हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अपना काम कर रहे हैं, तो उन एनजीओ को यहाँ इन्वॉल्व करें डोर टू डोर कलेक्शन में। तो शुरुआत में पेमेंट आधा एनजीओ देवे, आधा नगर परिषद देवे। ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे लोगों से भी इसमें लोगों की सहभागिता बढ़ाई जा सकती है, जैसे पर डे पर घर का जैसे महीने का 10-20 रुपये है, इससे एनजीओ अपने लेवल पर उसको मैनेज कर लेगा। लेकिन शुरुआत में हमें इसको चालू करने के लिए नगर परिषद को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कई शहरों में चल भी रहा है, बड़े शहरों में, तो अपने शहर में भी हो सकता है। इसके लिए जनता का सकारात्मक जो सहयोग है वो ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अपने हर घर में अपना डस्टबिन रखें, कचरे को बाहर नहीं फेंकें, अनावश्यक रूप से फेंके तो ट्रैक्टर ट्रॉली निकले उससे पहले फेंक दे, या एक डस्टबिन रखे जो कचरा लेने आए ट्रैक्टर उसमें डाल दें। दुकानदार भी कम से कम इतना नहीं होगा, जैसे हमारा मार्केट जड़ जाता है सुबह 8-7-8-9 बजे मार्केट सफाई हो जाती है, उसके बाद दुकानें खुलती है, सब कचरा साफ करके सड़कों पर डाल देते हैं, वो वैसा का वैसा हो जाता है। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि भाई आज सफाई होगी तो कम से कम मैं जब शाम अपना दिन का जो सफाई करके कचरा मेरे डस्टबिन में रख लूँ, और शाम को जब दुकान बंद करके जाऊँ तो बाहर फेंक जाऊँ। ठीक है। तो सुबह सफाई होगी, अपने आप उठ जाएगा। एक सफाई कर्मियों की एक पीड़ा है, बीच में रोकता हूँ आपको, कि बेगार करना पड़ता है उनको, बड़े बड़े अधिकारियों घर पे उनको काम करना पड़ता है। तो एक तरफ तो नगर परिषद के पास सफाई कर्मियों की कमी है, कमी से जूझ रहे हैं आप, दूसरी तरफ आप उन अधिकारियों घर पे उनको काम करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं शहर की सफाई व्यवस्था तो प्रभावित होना स्वाभाविक है। नहीं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। कुछ लोग जो अति आवश्यक होते हैं वो भी ऐसा नहीं कि परमानेंटली वो वहीं बैठे रहते हैं जी। एक बार सफाई करके आ जाते हैं, दिन में 1 घंटा भर चले गए साफ सफाई करने का, और बाकी उसका इन्वॉल्व सफाई में रखते ही हैं, और रूटीन में भी उनको चेंज भी कर रहे थे। इतनी बड़ी मतलब
वो संख्या नहीं है कि उससे अपने प्रभावित हों। वैसे ही सफाई कर्मचारी अपने पास कम है, सफाई कर्मचारियों की कमी है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि वो बार ज़्यादा इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा कुछ है तो इसमें ज़रूर हम स्टेप लेंगे जी, इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। श्रवण जी, पार्कों की दशा सुधारने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? पार्कों की स्थिति सुधारने के लिए फिलहाल तो हमने कोई योजना बनाई नहीं है, ना इस पर अभी विचार किया है, लेकिन मानस है मेरा कि मैं इस अभियान के बाद पार्क के बारे में कुछ सोचूं। मैं ये चाहूँगा कि पार्कों की स्थिति सुधरने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि उस मोहल्ले, जिस मोहल्ले में वो पार्क है, उसी मोहल्ले की एक सोसाइटी बना दी जाए और वो सोसाइटी उसको मेंटेन करे। ठीक है, नगर परिषद उसमें बड़ा बड़ा एक बार डेवलप कर दे, बड़ा बड़ा काम है, लाइटें हैं, कोई पथवे बनाना है, उसका ब्यूटिफिकेशन का जो बड़ा बजट है वो नगर परिषद उसमें अलॉट कर देगी, वो काम भी करवा देगी। लेकिन इसमें जो रूटीन का जो काम है, उस पानी देना है, फ्लोर्स को बचाना है, उनमें पशु आने से रोकना है और देख रेख का जो देख करना है, रूटीन का मेंटेनेंस है वो। अगर वहाँ की एक सोसाइटी या समिति, हर आदमी अगर ये सोचे कि मेरे घर के सामने पार्क है, ये आल्सो पार्ट ऑफ माई हाउस, आल्सो पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उसमें प्लांटेशन भी है, ग्रीनरी भी है, उसको उसमें बैठने पर सुकून मिलता है। तो हर काम के लिए आदमी को नगर परिषद या प्रशासन पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। क्या हम घर के काम नहीं करते हैं क्या? अगर हम एक आदमी 10 मिनट ही उसमें तसल्ली से उस पार्क में जाकर थोड़ा ध्यान से देख ही ले कि कौन सा पौधा है वो थोड़ा डाउन है या कहाँ किसको पानी की जरूरत है। शहर में इस तरह के पार्क कुछ हैं भी जहाँ पे पब्लिक ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे पार्कों में पब्लिक का सहयोग मिले जी। और हम इसकी जरूर अभियान में होपफुली बजट आया भी है और मैं उम्मीद करता हूँ और भी ज़्यादा पैसा आएगा। और इसके अलावा नहीं है तो हम और भी बजट रेवेन्यू बढ़ाने के और भी तरीके ढूंढेंगे, रिसोर्स बढ़ाने के, क्योंकि बिना रिसोर्स कुछ भी नहीं होता। डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स जरूरी है, बातों से डेवलपमेंट नहीं होता है। तो जनता में भी टैक्स देने की आदत है और है, तो ये सहयोग जनता करेगी तो मेरा जो रणनीति रहेगी वो यही रहेगी, हर पार्क का एक बार हम डेवलपमेंट करके उसका और उसको वहाँ एक सोसाइटी बना के सौंप दें उसको। हाँ, विकास समिति को सौंपें और विकास समिति उसमें अगर कोई बड़ा खर्चा हो तो नगर परिषद को इन्वॉल्व करे, अन्यथा रूटीन के काम में वो उसको मेंटेनेंस करते रहे। किसी भी काम के लिए जन सहयोग सबसे बड़ा, मैं तो कहता हूँ कि ट्रैफिक हो जाए, आप डेवलपमेंट हो, ट्रैफिक हो, सफाई हो, पार्क मेंटेनेंस हो, प्लांटेशन हो, इनमें जब तक जन सहयोग नहीं होगा तब तक ये काम सफल नहीं होते। नहीं, पहल तो नगर परिषद करेगी। हाँ, पहल नगर परिषद करे। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज ए मेजर इशू, वो होना बहुत जरूरी है। पहल करके हम जरूरी, मैं ये नहीं कहता भी जनता ही पार्क डेवलप कर दे सब कुछ होगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमें करना चाहिए, हमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमें करना चाहिए। हम करेंगे और ज़रूर करेंगे। अब हमने अभी आए हुए में थोड़े दिन हुए हैं, अब जरूर इसके बारे में कुछ सोचेंगे और एक प्लानिंग के तहत सोचेंगे और शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए अच्छे आइडियाज़ है दिमाग में, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जैसा आपने कहा, नहीं बिल्कुल आप रहेंगे, और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर जैसा आपने कहा कुछ आइडियाज़ हैं आपके पास, वो क्या हैं वो हम जानना चाहेंगे। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर मेरे पास मेरा जो मुख्य है कि शहर की जो मुख्य सड़कें हैं जी वो वाइडनिंग हो, उनमें प्लांटेशन हो, चारों तरफ बीच में डिवाइडर में प्लांटेशन हो, लाइटिंग हो अच्छी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं उन चौराहों पर लाइटिंग अच्छी हो। अगर चौराहा बड़ा है तो उसमें पार्क भी हो, प्लांटेशन भी हो, और उनको चौराहों को और पार्क को नगर परिषद ही मेंटेन करें, अपने लेवल पर मेंटेन करें। और इनकी रोडों की मुख्य सड़कों की सफाई, मुख्य सड़कों के दोनों तरफ ड्रेनेज हो, डिवाइडर हो, बीच में उसमें प्लांटेशन हो जिस तरह से जयपुर में लगा हुआ है, और ये लाइटिंग हो। ये चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण जो रोड हैं, जैसे अपने टाउन जंक्शन रोड ले लो आप, या इधर संगरिया की तरफ कोई ये रोड जाती है ये ले लो, या इधर टिब्बी रोड जाती है ये टिब्बी रोड ले लो। इसके अलावा जो शहर की मुख्य जो सड़क हैं ये ले लो आप, जैसे सर्किट हाउस की तरफ ये रोड जाती है, मेन रोड ये ले लो। तो ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें, कुछ तो चौड़ी हैं और कुछ में चौड़ी करने की आवश्यकता है वो। और दूसरा इसके लिए मेन जो चीज़, मेन मार्केट अपना जो टाउन का मार्केट है वो बहुत कंजक्टेड है, बहुत ज़्यादा कंजक्शन वहाँ पर है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उसी में ट्रैफिक घुसता रहता है ना। कोई एक साधन सामने आ जाता तो पीछे वाले सामने वाले को बैक होना पड़ता है। बिल्कुल। तो इससे भी सौंदर्यीकरण बिगड़ता है। तो
हम तलाश करेंगे कि मार्केट के पास ही कोई ऐसा पार्किंग स्थल मिल जाए हमें, चाहे हमें अंडरग्राउंड बनाना पड़े, चाहे फर्स्ट फ्लोर पर बनाना पड़े। एक वो रंगमंच की जगह बता रहे हैं, उधर मैं एक दिन कलेक्टर साहब ने भी ट्रैफिक यातायात उन्होंने दौरा किया था, मैं साथ में था जी। तो एक वो रंगमंच की जगह है, तो रंगमंच को अंडरग्राउंड में पार्किंग की व्यवस्था करें, ऊपर रंगमंच ओपन थिएटर हो, बिल्कुल, तो दोनों काम उससे सफल हो सकते हैं। इससे उसमें ये होता है कि जो बड़े साधन हैं उनको बाहर ही पार करके आदमी पैदल ही वॉकिंग करे शॉपिंग के लिए, बड़े बड़े मार्केट में ऐसे कोई स्पॉट तलाश करे कि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में अपना मार्केट अवेलेबल हो जाए जी। तो इससे भी शहर में क्या है कि थोड़ी रस है वो कम होगा और थोड़ा ठीक होगा। दूसरा, जो हेवी ट्रैफिक्स है उनका भी दिन के अंदर हमारी यातायात की मीटिंग हुई थी कलेक्टर साहब के यहाँ पर, तो ये भी डिसीजन लिया था कि हेवी ट्रैफिक को सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक मार्केट में नहीं जाने दिया जाए, शहर के बाहर से ले जाए। और दूसरा, ये जो लोग व्यापारी लोग हैं ये अपना माल लाते हैं, गोडाउन से माल लाते हैं, वो भी 8 बजे से पहले ले आए, नाइट में ले आए, माल उतारना करने का है, तो इससे शहर में काफ़ी कुछ शांति मिलेगी। बिल्कुल। और इसके अलावा सौंदर्यीकरण में जो मेन जो लाइटिंग व्यवस्था है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सफाई व्यवस्था है वो भी बहुत, हम कितना ही सुंदर बड़ी चौड़ी सड़कें बना दें, वो प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हो, लाइटिंग का मेंटेनेंस नहीं हो, तो वो सुंदरता उसकी बिगड़ जाती है। तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि लाइटिंग व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो, सफाई भी प्रॉपर तरीके से हो, ड्रेनेज की व्यवस्था हो। ड्रेनेज नहीं होता तो सौंदर्यीकरण, फिर वो पानी इकट्ठा होगा, रोडें टूट जाएगी। ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने से इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर नहीं रह पाता है जी। श्रवण जी, शहर की बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सदन का प्रावधान है, वहाँ पे पार्षद चर्चा करते हैं, प्रस्ताव तैयार होता है, उसके बाद काम होता है। लेकिन हनुमानगढ़ नगर परिषद की त्रासदी ये है कि समय पर बैठक ही नहीं हो पाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आयुक्त या सभापति? इसके लिए हम दोनों जिम्मेदार हैं, ना तो मैं आयुक्त को अकेला जिम्मेदार है, ना मैं सभापति कहूँगा कि वो अकेले जिम्मेदार हैं जी। एक्चुअल में होता क्या है कि मीटिंग हमें टाइम पर बुलानी चाहिए, जिससे जनप्रतिनिधि की समस्याओं से हमें पता चले, उनकी डिमांड का पता चले, उनकी क्या इच्छाएं हैं। हो सकता है उनकी सिर्फ शिकायत के अलावा कुछ अच्छा सुझाव भी है, क्योंकि हर आदमी के जहन में एक अच्छा सवाल होता है, एक अच्छी सोच होती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी जहन में कोई अच्छी सोच है या मैं इस हनुमानगढ़ के लिए कुछ कर सकता हूँ। हर एक नागरिक, चाहे वो छोटे से छोटा नागरिक हो, उसके जहन में भी कुछ न कुछ विचार होते हैं, कुछ अच्छी सोच होती है जी। तो मीटिंग बुलाने से नियर अबाउट 45 मेंबर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हर अपनी योग्यता रखता है, हर अपना क्षेत्र का प्रिय नेता है, जनता से चुना हुआ वो नेता है, जनता उसे चाहती है तभी तो वो सदन में उसको चुनकर भेजा है। बिल्कुल। तो उसके प्रति अपने एरिया के विकास के लिए एक सोच है, अपनी जनता की भलाई के लिए एक सोच है, और तो हमें उनसे ज़रूर मुखातिब होना चाहिए। हर दूसरे महीने में 2 महीने का मीटिंग में प्रोविजन है तो 2 महीने मीटिंग बुलानी चाहिए। हम नहीं बुलाते हैं तो कहीं हमारी कमी है, हम या तो ये सोचते हैं कि मेंबरों की शिकायतों से डर के हम नहीं बुलाते हैं, वो अल्लाह होगा उससे हम डर जाते हैं। लेकिन मेरी जहाँ तक अभियान के प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान एक वो इम्पावर्ड कमेटी गठित कर दी सरकार ने, मंडल की पावर्स उसको डिलीगेट कर दी, क्योंकि अभियान में व्यस्तता की वजह से मीटिंग बुलाना हर काम के लिए आवश्यकता नहीं रहती या उतना मतलब संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो अब अभियान खत्म होती होपली मैं तो ये चाहूँगा कि मैं जस्ट 15 फरवरी के बाद ये कि मेंबर हो सकता तो उससे पहले ही अगर हमें समय मिले तो मैं मेंबरों की मीटिंग बुलाऊंगा, क्योंकि अभी तक मेरा आने को 2 महीने तो सबसे इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है जी। सारों से, तो एक मीटिंग हो जाती है तो उनकी समस्या भी सुनेंगे जरूर बखूबी। हो सकता है उनमें से कोई एक अच्छी सोच निकल कर आए बिल्कुल शहर के विकास के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए। तो मीटिंग बुलाना बहुत ज़रूरी है, जनप्रतिनिधि मीटिंग बुलाना। हो सकता है उसमें कोई अपने गीला शिकवा भी करे तो कोई प्रशंसा भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें सुनना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, शहर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम हम सुने तो सही जी। हम मजबूर है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हमारा मजबूरी कुछ भी रहो, रिसोर्स नहीं हो हमारे पास स्टाफ नहीं हो, हमारे पास सोच नहीं हो, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टाइजेशन नहीं है तो हमारी कमी है, तो कम से कम इतना तो करें हम कि उनको सुने और उनकी जो गुस्सा है उनको हम सहन करें और उसकी भड़ास को एक बार कुछ उसको शांत तो करें जी। शहर के अधिकांश पार्षद ठेकेदारी करते हैं, इस तरह की बातें सामने आई हैं। एक आयुक्त के रूप में आप इसको कितना उचित मानते हैं? देखो
ऑन द रिकॉर्ड तो मुझे लगता नहीं, मेरे आगे रिकॉर्ड की जहाँ तक बात है, कोई ठेकेदार रिकॉर्ड में कोई पार्षद ठेकेदार हो जिसके नाम से ठेका चल रहा हो, काम चल रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं। और इनडायरेक्टली कोई कहीं इन्वॉल्वेशन है तो वो मेरे को पता भी नहीं है। और बाकी मैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्वेशन होता भी है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस यही कहना चाहूँगी जो भी हो काम अच्छा हो बस जी। चाहे ठेकेदारी कोई करे, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, लेकिन काम की क्वालिटी अच्छी हो और उसकी संस्था के प्रति सोच अच्छी हो जी। चाहे उसमें इन्वॉल्वेशन किसी का ही हो, हमें मतलब है काम से, काम अच्छा होना चाहिए, शहर के हित में होना चाहिए, संस्था के हित में होना चाहिए। तो अगर वो ऐसा काम होता है तो उसके पीछे हम जानकर नहीं देखते कि इसके पीछे किसका हाथ है। ठीक है। अगर वो काम अच्छा नहीं होता है और उसके पीछे से कोई निहित स्वार्थ की वजह से अगर उसमें कोई अड़चन टकराता है तो मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा दायित्व तो उनका भी है क्योंकि जनता ने उनको चुनकर भेजा है जी। सफाई का दायित्व है तो सबसे बड़ा दायित्व उनका है, सबसे ज़्यादा उनको सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। लेकिन जन अब कहने को वो भी एक परिभाषा में पार्षद भी एक लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। हर दोष हम पर मंडना भी उचित नहीं और हर दोष उन पर मंडना भी उचित नहीं। एक भ्रष्टाचार की बात हम करते हैं, नगर परिषद और भ्रष्टाचार कहते हैं दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये कितना सच है? मैं नहीं मानता कि ये सच है, क्योंकि मैं जहाँ भी रहा हूँ वहाँ मैंने पूरी कोशिश की और मैंने महसूस भी किया है कि हमारे डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार नहीं। अब सच बताइए, कमीशन कितना % है नगर परिषद में? नहीं, कमीशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, कमीशन वगैरह की कोई बात नहीं है। काम बढ़िया होता है, टेक्निकल, हाँ कुछ काम की क्वालिटी में जैसे अभी ये शिकायतें हैं, मैं भी इससे ज़रूर, मेरी आत्मा दुखी है कि अतिवृष्टि के तहत जो पैसा आया उससे जो काम हुआ है उस काम की क्वालिटी नहीं है। उस काम में 1-2 जगह मैंने यू नोट बनाकर भी दिया है, टेक्निकल ऑफिसर्स को मौका भी देखा है। मैंने स्पष्ट कहा कि जब तक ये काम दोबारा नहीं होगा जी तब तक मैं उसको पेमेंट नहीं करूँगा जी। तो सारे अतिवृष्टि की पेमेंट जो भी है वो मैंने रोक दिए हैं। जो भी पेमेंट करूँगा वो देख कर करूँगा, अगर काम बिल्कुल सही हुआ तो ही भुगतान किया जाएगा। मुझे दुख है कि काम, इसका वजह मैं बताता हूँ, इसकी वजह ये है कि एक और तो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल गया जिसके अंदर शहर में 2 जगह अभियान चलते हैं, हमारे अब सारा टेक्निकल स्टाफ इवन मेड तक या IN से लेकर मेड तक उसमें इन्वॉल्वेशन है। इतना वाइड स्तर पर अभियान चला है, इतना लोगों को बेनिफिटेड हमने किया है, तो उसके लिए सारा स्टाफ पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और उधर से हमने वर्क ऑर्डर दे दिए तो उधर से जो कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और काम का व्यस्तता की वजह से सुपरविजन नहीं हो पाया और इस वजह से जो खामियां रही है वो खामियां रही है। लेकिन उस खामियां का खामियाजा ना है वो कॉन्ट्रैक्टर को भुगतना पड़ेगा जी। ना तो जनता भुगतेगी ना संस्था भुगतेगी जी। हम पेमेंट उसका नहीं करेंगे जब तक काम की क्वालिटी सुधरेगी नहीं जी। श्रवण जी, आप युवा अधिकारी हैं, हनुमानगढ़ नगर परिषद के कमिश्नर हैं आप। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि अभी आप आए हैं तो आपको सबसे पहले प्रशासन शहरों के संग अभियान से जूझना पड़ा है। अभी आप बहुत सही ढंग से आपने अपने कार्यालय में समय नहीं दिया है, अब आपके पास समय है, क्या प्राथमिकता देना चाहेंगे आप? देखो आते ही तो मुझे भेजा ही सिर्फ अभियान के लिए यहाँ पर गया था जी। डायरेक्टर साहब ने यहाँ दौरा किया और उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस जगह के लिए सूटेबल हूँ या मेरी यहाँ पर ज़रूरत है जी। और इसी आशाओं के साथ मुझे यहाँ पर लगाया गया कि प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री चला रहे हैं, तो उनकी मंशा के अनुसार जनता को राहत भी मिले जी। मैंने यहाँ पर आके कार्य संभाला है और बहुत कुछ करने की कोशिश की, इवन दिन रात एक करके हमने अपनी मतलब मैक्सिमम अपना जो हमारी जो क्षमता थी, मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज उसका हमने किया है। स्टाफ ने भी मुझे पूरा कोऑपरेशन दिया है, इवन मेंबरों ने भी, कुछ मेंबर्स जो हैं उन्होंने भी, जनप्रतिनिधि है उन्होंने इतना सकारात्मक सहयोग दिया है, बहुत बड़ा सहयोग दिया है। इसीलिए मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि हर आदमी की जहन में एक अच्छा विचार होता है, एक अच्छी सोच होती है शहर के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति। क्योंकि प्रशासन शहरों के संग अभियान में करीब 5 या 7 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने मतलब हद से ज़्यादा अपना कोऑपरेशन दिया है, अपनी टेंशन लेके एक मतलब उसको पेन लेकर काम किया है। तो वो सहयोग उनका मिला तभी हम इतने सफल हुए। टीम का सहयोग भी मिला, लेकिन टीम का सहयोग था, पहले टीम के पास हो सकता है कोई लीडर अच्छा नहीं था या लीडर की कमी थी, जो भी वजह रही हो, लेकिन मेरे को उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया और हमने
पूरा ध्यान जब से आए हैं उसके बाद पूरा ध्यान, शुरुआत में 5-4 दिन सफाई पर मैंने ध्यान दिया था, उसके बाद पूरा ध्यान मेरा प्रशासन शहरों की ओर अभियान पर रहा है जी। इसके अलावा बहुत सारी शिकायतें आती है, कोई इंक्रोचमेंट की शिकायत आती है, उसको मैं पर्सनली नहीं टच कर पाता हूँ, सिर्फ मार्क कर देता हूँ भी वो अधिकारी फील्ड ऑफिसर जो सफाई के हैं वो देखें, क्योंकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन अभियान की तरफ रहा। और मैं ये कहता हूँ कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हो तो प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान हमने 3000 तो पट्टे जारी किए हैं, और इसके अलावा भी दूसरे जो काम है, इंतकाल के हैं, लीज डीड के हैं, भूपयोग परिवर्तन के हैं, इनके माध्यम से करीब 5000 जनता को प्रभावित किया है, लाभान्वित किया है जी। उनमें से एक भी आदमी ये कह दे कि यहाँ मुझे ये मेरा काम कराने के लिए मुझे एक पैसा देना पड़ा, या मुझे इस तरह से फ़ोन कराना पड़ा, या ये काम को नहीं करना, तो मैं मान लूँगा कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन, नोट ईमानदारी, लगन के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ, एक ईमानदारी होती है, एक आदमी ईमानदार होता है लेकिन सोच उसकी नेगेटिव होती है, हर काम को सबकी दृष्टि से देखता है, उसमें ये ढूंढता है कि इसको कैसे रोका जाए या इसमें क्या कमी है जी। हमने ये ढूंढा कि ये काम कैसे हो सकता है, इसमें वो अच्छा ही ढूंढे जिससे हम वो पॉइंट पकड़ें जिससे हम इसको डिस्पोजल कर सकें, उस आदमी को, आम आदमी को राहत पहुंचा सकें। हमने इस सोच के साथ काम किया, तभी हम लोग 184 यूएलबी में राजस्थान में दूसरे नंबर पर रहे हैं। होपली अगर हम बयान से 15 दिन पहले मैं आया था, अगर 2 महीने पहले आया था तो हो सकता है हम फर्स्ट नंबर पर भी रहते, क्योंकि जो पूर्व तैयारी है वो हमारी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी की होनी चाहिए, और जितना काम यहाँ पर है। अब भी सेकंड फेज जो प्रशासन शहरों से बयान का चल रहा है उसमें भी खूब काम है, सरकार ने खूब छूटें दी है। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा छूट किसी सरकार ने नहीं दी होगी आज तक, आज़ादी के बाद जो भी अभियान चले प्रशासन शहरों के संग, इतनी छूट किसी ने नहीं दी, और इतना सफल अभियान आज तक नहीं रहा। पूरे राजस्थान गवर्नमेंट में करीब 90,000 के पट्टे जारी किए जा चुके हैं। 90,000 अभी तो 1 लाख हो गए, 25 दिसंबर को जब थी तब 85,000 पट्टे थे, अब वो होपली 1 लाख तक पहुँच गई। तो बहुत बड़ा छूट दी, और हमने भी उस छूट के माकूल काम किया लोगों को लाभ पहुंचाने का, और भी हम पट्टे दे रहे हैं। नहीं, लेकिन एक मिनट में आपको टोकता हूं कि ये जो काम है ये तो रोजमर्रा का काम है, पट्टे पहले क्यों नहीं जारी किए जाते, इंतकाल का काम पहले क्यों नहीं होता है? कहीं न कहीं इसके लिए कामकाज को जो एक तरीका है वो गलत है, नगर परिषद का हो या कहीं का हो, सरकार को इस तरह के अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल सही बात है आपकी, खामियां हैं हमारे अंदर, मैं ये नहीं कहता कि सिस्टम में खामियां नहीं है। वही तो आपने ये कहा कि मैं सबसे पहले एज ए ऑफिसर आयुक्त में मेरी क्या वैरायटी रहेगी शहर के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने ऑफिस को सुधारना चाहूँगा, ठीक है, मैं उसके मैकेनिज्म को सुधारना चाहूँगा, उसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि हर काम प्रॉपर तरीके से हो, एज पर रूल हो जी, और हर काम, हर फाइल को एक मैंने जो अपने दोस्तों से या जो भी सर्किल से हर फाइल को एक नंबरिंग दे दी जाए जी। नंबर हर फाइल नंबर से जानी जाए, आदमी के नाम से नहीं। नंबरिंग हर फाइल को दे दी जाए, और उसका टाइम डिसाइड कर, टाइम सरकार ने भी डिसाइड कर रखा है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत डिसाइड कर रखा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे आदमी फाइल दे, एक चेकलिस्ट बने, उस चेकलिस्ट के हिसाब से सारी फाइल उसी वक्त जब रिसीव हो तो उसको एक नंबर दे दिया जाए, और बिना नंबर के फाइल डिस्पोजल नहीं। ठीक है, जिस तरह से आपको पता होगा बिजली विभाग में एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए नंबरिंग दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो उसमें अगर 20 नंबर पर फाइल वाले 20 नंबर की फाइल को अगर कोई आदमी उसको निकालना चाहता है किसी भी तरीके से, भाई मेरी फाइल जल्दी निपट जाए, तो 19 फाइल को पहले निपटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा ही मैं चाहता हूँ कि सबसे जो रूटीन का जो काम है हमारा, जो है भवन निर्माण मंजूरी, जो है सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है इंतकाल है। भवन पट्टे वगैरह भी तो जारी होते हैं, लेकिन वो इतने हमेशा पट्टे जारी नहीं होते हैं, इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन रूटीन का जो काम भवन निर्माण मंजूरी है, बिक्री एनओसी है, और इंतकाल का मैटर है, लीज डीड वगैरह कार्रवाई है, इनको नंबरिंग दे दी जाए तो फाइल वो डिस्पोजल होगी। मैं नहीं चाहता कि गलत है तो उसको पास करो, उसको दफ्तर दाखिल कर दो, मतलब उसके इसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए, नियमानुसार उसकी कार्यवाही होनी चाहिए। हाँ, अगर वो कहते हुए नियम में फिट नहीं बैठती है तो रिजेक्ट इट। ठीक है, श्रवण जी, बतौर आयुक्त नगर परिषद की किस तरह की व्यवस्था में आप परिवर्तन करना चाहते हैं? बतौर आयुक्त मैं नगर परिषद में जो सबसे ज़्यादा यहाँ मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है, एक तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
नगर पालिका पर ये आरोप लगते हैं कि यहाँ से फाइल चोरी हो जाती है, दूसरे डिपार्टमेंट हो या कोई आम आदमी हो, ये कहते हैं कि वहाँ फाइल सेफ नहीं है जी। ऐसा क्यों कहे कोई? मैं ये कहता हूँ हमारी एक ऐसी इमेज हो कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड, हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेनेंस का नहीं है, फाइल डिस्पोजल कर दी उसको पटक दिया, फाइल डिस्पोजल कर दी उसको पटक दिया। मैं ये चाहूँगा सबसे पहले पूरा रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड हो, लेकिन विश्वास का माहौल कायम करना चाहिए। हाँ, विश्वास का माहौल कायम हो, जनता में नगर परिषद के प्रति एक विश्वास हो कि नहीं हमें वहाँ पर मतलब नुकसान नहीं होगा, हम सेफ हैं, हम वहाँ पर सेफ हैं, वहाँ जाएंगे तो हमारा काम बिल्कुल तरीके से होगा, बिल्कुल सही तरीके से होगा और हमें अच्छा ट्रीट किया जाएगा जी। आम जनता में संस्था के प्रति विश्वास हो, संस्था की एक इज्जत हो, एक रिस्पेक्ट हो। नगर परिषद, मैं ये कहता हूँ कि आई थिंक इस शहर के विकास के लिए नगर परिषद से बड़ा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल, शहर के विकास में किसी डिपार्टमेंट का इतना बड़ा रोल नहीं है जितना नगर परिषद का है। मेजर मैं कहता हूँ इस शहर का 90% वर्क नगर परिषद से जुड़ा हुआ है। आदमी के जन्म से लेकर और मृत्यु तक का हर काम नगर परिषद जुड़ा हुआ है। तो मैं उसकी कार्यशैली में सुधार करना चाहता हूँ जिससे कि 1.5 लाख पॉपुलेशन है वो प्रभावित हो जी। कार्यशैली में सुधार के लिए मैं कंप्यूटराइजेशन पर जोर दूंगा, ई गवर्नेंस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। सारे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करें जिससे कि कोई अगर अपनी फाइल मांगे तो कंप्यूटर में उसका नाम दर्ज करते ही कंप्यूटर ये बोल दे कि ये फाइल उस रेक में इतने नंबर पर पड़ी है जी। तो उसी पर डिस्पोजल हो जाएगी। सूचना अधिकार में हमें जरूरत नहीं उसको महीना टाइम देने की, ठीक है, हम उसको 3 दिन में डिस्पोजल कर सकते हैं। और एक फाइल डिस्पोजल का एक दूसरा क्या यहाँ मेरी जो सोच है, मेरी सोच ये है कि हम जब एक फाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों की रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें करप्शन बढ़ता है, लाल फीताशाही बढ़ती है। बिल्कुल, एक फाइल सपोज एक फाइल है उसको हम 3 आदमी डिस्पोज कर सकते हैं, 4 आदमी, उसकी जगह हम उसमें इन्वोल्यूशन कर दें 8 आदमियों का, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो लाल फीताशाही तो जरूर बढ़ाएगा। बिल्कुल, डीलिंग बाबू रिपोर्ट करें। सपोज मैं फॉर एग्जांपल आपको ये बताता हूँ कि एक अपनी कोई 90A की फाइल है। 90A की फाइल के अंदर सबसे पहले आवेदन किया जाता है प्रारूप में, डीलिंग बाबू की रिपोर्ट होती है, हम एक सेट तहसीलदार को भेज दें, एक STP को भेज दें जी। उसके बाद हम जयन बाबू रिपोर्ट करता है उस प्रारूप 9 में, 7 में और 9 में अधिकारी रिपोर्ट करता है। स्थानीय पदाधिकारी भी मैं हूँ और प्राधिकृत अधिकारी भी मैं हूँ। तो उस फाइल में एक जयन जो टेक्निकल रिपोर्ट होता है, जो ड्राफ्ट मैन या जयन है, उसकी टेक्निकल रिपोर्ट सफिशिएंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबू ने रिपोर्ट कर दी, जयन ने रिपोर्ट कर दी उसके बाद उस फाइल को मैं डिस्पोजल कर सकता हूँ, बस 3 ही आदमी उस पर बैठे। STP से बड़ा कोई और अधिकारी, STP की रिपोर्ट आ जाती है, तहसील से रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट इन्वोल्यूशन करो, पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, उसको हम अपने स्तर पर डिस्पोजल कर सकते हैं। हम उसको ये भी कर सकते हैं कि मैं उसमें एक प्रभारी को और घुसेड़ दूँ, ठीक, एक और तकनीकी प्रभारी और घुसेड़ दूँ, मैं एक उसमें एक और उस RO की रिपोर्ट ले लो, SSR की रिपोर्ट ले लो, फलाने की रिपोर्ट ले लो, OS की रिपोर्ट ले लो। ये उलझा प्रक्रिया है। ये एक प्रकार से इस फाइल को लिंगर ऑन करने का प्रोसेस है। जो फाइल 3 आदमियों के हाथों से निकल सकती है उसको हम 8 जगह दे रहे हैं, उसको हम 8 आदमियों के हाथों में भेजते हैं। थोड़ी सी बात आई कि LA को भेज दो जी, थोड़ी सी बात आई उसको LA को भेज दो, थोड़ी सी बात है उसको ये कर दो, मामूली सी बात है। कोई फार्म में हम एक्चुअल में होता क्या है, मैं यहाँ तक जहाँ तक देखता हूँ, किसी आदमी ने गलत प्रारूप में आवेदन कर दिया तो उस फाइल को उस पर ये लिख के छोड़ दिया जाता है कि निर्धारित प्रारूप में आवेदन नहीं है, इतना करके छोड़ दिया जाता है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन नहीं है तो आप उस आदमी को कॉल कर सकते हो, आप उस आदमी बुलाकर वो प्रारूप में चेंज करवा सकते हो, उसको लिखित में सूचना दे सकते हो। वो इतना लिखकर वो फाइल, मैंने ऐसे देखी है, मैं कोई एग्जांपल नहीं देना चाहूँगा, नाम नहीं लेना चाहूँगा, इतना लिखकर वो फाइल 3 महीने तक पड़ी है। वो फाइल 3 महीने तक क्यों पड़ी? उस आदमी को आप कॉल क्यों नहीं करते हो, आप उसको क्यों नहीं कहते हो? उस आदमी को क्या पता, एक आम आदमी को क्या पता कि मुझे किस प्रारूप में आवेदन करना था। जब तुमने आवेदन लिया था तो तुम्हारे फूटी हुई थी क्या आंखें? जब आवेदन लेते तब ये कह नहीं सकते ये आवेदन गलत है, यानी कि हम आंख मीच कर ले लेते हैं, उसे 10% राशि प्रीमियम की ले ली और लास्ट स्टेज में जाके हम उसे ये कहते हैं कि ये आवेदन का प्रारूप गलत है। मतलब ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। ये इस तरह की प्रवृत्ति को डिमोरलाइज करना चाहेंगे। हाँ, तो इन तरह की ये जो प्रैक्टिसेस है, ये जो बैड प्रैक्टिसेस है, आई वांट टू चेंज इन द बेस्ट प्रैक्टिसेस। बहुत बढ़िया, हम पहले ही उसको बता दें, हमारी पहले ही एक चेकलिस्ट हो भी आपको ऐसे आवेदन करना है तभी आपकी फाइल डिस्पोजल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो वो सारी कमी पूर्ति वही स्टेज पर करके लाए।
हम 3 महीने तक उसको घुमाते रहें और फिर उसके बाद उसको डिस्पोजल नहीं करें, तो इस चीज़ों से ये जो जनता है वो पीड़ित रहती है। हम फर्स्ट डे उसको बताते हैं तेरी ये कमियां रहेगी, इस वजह से ये काम नहीं हो पाएगा, या ये चीज़ें तू ला देगा तो ये काम हो जाएगा। हम उसको 12 महीने के बाद ये बताते हैं कि तेरा उसमें ये नहीं था इसलिए काम नहीं हुआ, तब उसको कितना दुख होता है। जी बिल्कुल। तो इन चीज़ों से निजात पाने के लिए एक चेकलिस्ट हो हर काम की, जी, एक टाइम लिमिट हो हर काम की, एक डेस्क हर काम के लिए डिसाइड हो, और एक प्रोसेस हर काम की अडॉप्ट हो। एक प्रोसेस हो, वो प्रोसेस मैं कहता हूं कि वो कम से कम लेंदी हो, शॉर्ट प्रोसेस हो, उसमें उसकी स्टेज कम से कम, जितनी ज़्यादा स्टेज होगी उतना जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देने का ये आपकी प्राथमिकता है। श्रवण जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अधिकारी के रूप में आपका रोल मॉडल कौन है? अधिकारी के रूप में मैं राजस्थान में तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी संधू को रोल मॉडल मानता हूँ जी, क्योंकि उनकी जो सोच है वो इतनी पॉजिटिव है। वो हर काम में कह इसको कर दो मतलब उसमें पॉजिटिव चीज़ देखो करने की। जो इतनी ये अब की बार जो अभियान सफल हुआ है, प्रशासन शहरों के संग अभियान सफल हुआ है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी संधू साहब है। डायरेक्टर साहब की भी अब की बार डायरेक्टर डॉक्टर ताराचंदी मीणा है, उनका बहुत पॉजिटिव, बड़ा हार्ड वर्क किया उन्होंने। ये हमारी साथ में उनकी सबसे बड़ी रोल रही है कि उन्होंने पॉजिटिव सोच के साथ गवर्नमेंट को ये फीडबैक दिया, ये प्रपोजल पुटअप किए कि हम इस तरह के रिलैक्सेशन देंगे तो सबसे ज़्यादा पट्टे मिलेंगे, सबसे ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगी। और उनकी सोच वाकई जी संधू साहब की जो सोच है वो ग्रेट सोच है जी। वास्तव में वो एक आइडियल ऑफिसर कहने के लायक हैं, और इस डिपार्टमेंट के लिए वो सबसे सूटेबल ऑफिसर्स हैं जी। आई होप जी। एक चर्चा हम करना चाहेंगे, मुंबई महानगर पालिका की बात करें, जी आर खैरनार साहब, उन्होंने एक तहलका मचा दिया था पूरे हिंदुस्तान में, ना तो किसी राजनीतिक दबाव में रहे, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग तोड़ दी। क्या आपको नहीं लगता कि नगर परिषद निकाय क्षेत्र में इस तरह के अधिकारियों की ज़रूरत है जो बिल्कुल बोल्ड होकर काम करें? बिल्कुल ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत है, विशेष तौर से नगर परिषद में ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत है जी। क्योंकि नगर परिषद में जो प्रेशर रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। पॉलिटिक्स प्रेशर है तो क्या है, पब्लिक डीलिंग है और है, सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो जब तक आप बोल्ड ऑफिसर की तरह काम नहीं करोगे, बोल्ड होकर डिसीजन नहीं लोगे और छोटे छोटे प्रेशर को भी मानने लग जाओगे तो आप वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, काम नहीं पर। हमें एक जनरल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, ठीक है। एक प्रेशर मानना चाहिए, मैंने हर अधिकारी मानता, हर आदमी की कुछ बाउंडेशन होती है, लिमिटेशंस होती है, उसके बाद उसको प्रेशर मानना पड़ता है। लेकिन वो एक लिमिटेशन, उसको थोड़ा लिमिटेशन को बढ़ाओ जी, बोल्ड तरीके से काम करो, जनरल इंटरेस्ट में आप काम कर दो। मैं ये कहता हूँ कि आप मेला फाइट कुछ भी मत करो। आप ज़्यादातर आजकल के टाइम में मैं ये कहता हूँ अधिकारी ये डरते हैं कि हमारी शिकायत हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जगह से प्रेम मत रखो, काम करो। पूरा राजस्थान अपना है, बिल्कुल, कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं। जगह से प्रेम मत रखो और काम अच्छा काम हो तो उसको कर डालो, डरो मत। अगर आपकी आत्मा उसमें गवाही देती है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए तो कर दो। हर काम को एक तो लकीर के फकीर मत बनो, ठीक है, और बोल्ड तरीके से डिसीजन लो। हर आदमी ज्यादातर क्या करता है कि मैं काम ज्यादा डिस्पोजल करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, शिकायतबाजी हो जाएगी, फलान हो जाएगा, अगर शिकायत वहाँ होगी तो क्या हो जाएगा, चार्जशीट मिल जाएगी। तुम बोनाफाइड काम करो, मेलाफाइड होके काम मत करो, तुम्हें कोई चार्जशीट नहीं मिलेगी। आप हाँ आत्मा में आप गलत नहीं हो तो आप काम कर दो। आपको ये लगता है आपका कॉन्शियस ये कहता है कि आपने ये काम सही है, कर देना चाहिए, कर दो उसको, चार्जशीट नहीं मिलेगी। मुझे नहीं मिली आज तक, मैंने बहुत अच्छी तरह से काम किया, जहाँ भी रहा हूँ काम किए, शिकायतें भी खूब हुई है। अब जो सेल्फ अपना निहित स्वार्थ रखता है वो शिकायत भी करेगा। काम करेंगे तो शिकायत भी होगा, शाबाशी मिलेगी। काम करेंगे तो ही शिकायत होगी, काम नहीं करोगे तो कोई बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। श्रवण जी, अभी हम लोग प्रशासन शहरों के संग अभियान की बात कर रहे थे। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र से खूब सारी शिकायतें आई है कि सरकार की मंशा थी कि 1 रुपये में पट्टा जारी किए जाएं, लेकिन इस तरह के मामले शायद नहीं हुए। क्या वजह है इसका? हाँ, मैं शायद नहीं हुए तो नहीं कहूँगा, कम हुए जी। हनुमानगढ़ के अंदर जो जंक्शन में हमारे ऐसे आवेदन कम आए क्योंकि जंक्शन पुराना बसा हुआ नहीं है जी। टाउन के अंदर
मेरे ऑफिस में जितने भी आवेदन आए हुए उनको मैंने एक चेकलिस्ट डिसाइड करके और उस चेकलिस्ट पर सब जयन की रिपोर्ट ले लेकर जो जो फाइलें इस क्राइटेरिया में आती है उनको डिस्पोजल किया है। 21 पट्टे तो हमने जारी किए स्टेट ग्रांट के। हमारे पास करीब 50 से 60 फाइलें थी और करीब 24 फाइलें ऐसी तैयार पड़ी जिस पर हम पट्टे जारी करने के लिए तैयार हैं। बाकी फाइलों में एक्चुअल में स्टेट ग्रांट का पट्टा जारी होने का कारण मैं बताता हूँ कि पर्याप्त डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी के पास नहीं। ठीक है, पुराना सबूत चाहिए, हमें चाहिए जनवरी से, हमें रूल्स हम वॉइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल। जो आदमी स्टेट ग्रांट का पट्टा लेना चाहता है और तो उसके पास जनवरी 1965 से पूर्व का डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होना चाहिए कि मैं वहाँ से निवास कर रहा हूँ। तो हम उसको वारिसान के रूप में, जैसे उसके बाप दादा जो भी रह रहा हो तो भी चल जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो एविडेंस क्या लोग लाते नहीं है। एक्चुअल में लाते यूं नहीं है कि हमारा मकान पड़ा है पुराना बना हुआ, क्या है नहीं देगा तो हमें कौन ला रहा है, इसलिए वो उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं कि ये हमारे पास पर्याप्त सबूत मिल जाए, वोटर लिस्ट मिल जाए। तो इसकी वजह से ज़्यादातर आवेदन है वो निरस्त के योग्य रहते हैं जी। और दूसरे पुराने जो स्टेट ग्रांट के जो लोगों में मकान थे उन्होंने क्या कर दिया, आगे उनको सेल आउट कर दिया, रजिस्ट्री पर कर दिया, कब और काबिज हो गए। तो सेल आउट करते ही वो मूल जो डॉक्यूमेंट थे जिस आदमी के वो खुद अपना आप ले जाता है। अब मैंने किसी से खरीदा 1995 के अंदर कोई मकान बनाया खरीद लिया जो 65 से पहले का है, तो जिससे मैंने खरीदा उसने मेरे को तो रजिस्ट्री करा दी सीधी, और उसके सारे डॉक्यूमेंट सारे उसके नाम बोल रहे हैं सब टोटल, वो अपना साथ ले गया। अब वो क्यों देवे उस चीज को, ठीक है। तो इस वजह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंप्लीट नहीं होने की वजह से कम जी हो रहा है अपना। एक सवाल, चौराहे और चौक जो हैं ये शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हैं। बहुत अच्छा लगता है शहर जब उसका चौक देखते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन हनुमानगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। चौक खूब सारे हैं, चाहे हम भारत माता चौक की बात करें, इंदिरा चौक की बात करें, और भी कई चौक हैं, लेकिन उसके सौंदर्यीकरण को लेकर नगर परिषद ने बहुत ठोस प्रयास नहीं किए। क्या वजह है या अब क्या होने वाला है? पीछे क्या वजह रही होगी आई डोंट नो, लेकिन अब तो हमारी प्रायोरिटी अब हम ज्वाइन किया है मैंने, तो पूरी कोशिश रहेगी कि चौराहों को सौंदर्यीकरण हो, बिल्कुल होना चाहिए। वही बात आपको मैंने पहले भी कही थी कि हम कुछ बजट ऐसा बचा कर रखेंगे जिससे ऐसे काम हो जो दिखे लोगों को। यानी अब हम उम्मीद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप उम्मीद कर सकते हो। अभियान के बाद हम इन पर बैठ के इन पर मंथन करेंगे, इनकी एक लिस्ट बनाएंगे। इनमें से ज़्यादा नहीं है तो 50%, 50 नहीं तो 25%। मैं कहता हूँ कुछ तो करें जी। किसी चौराहों को तो लेकर आए, उसकी मतलब एक आर्किटेक्ट से बढ़िया डिज़ाइन बना के और उसको ब्यूटिफिकेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उम्मीद मैं करता हूं कि अगर लंबे टाइम मेरा यहाँ रहा तो काफ़ी कुछ करने की कोशिश करूँगा और जनता की अपेक्षाओं के अनुसार ज़रूर हम काम करेंगे जी। और विशेष तौर से मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं ऑफिस का सिस्टम सुधारने की प्रायोरिटी करूंगा। बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ा मुझे ये जो लगता है आवारा पशुओं का जो इश्यू जी जी, इस संबंध में मेरी भी एक बात भी हुई थी, कल एडीएम साहब से मीटिंग हुई थी। और एक गंगानगर में जैसा उन्होंने एक इनोवेशंस किया है भाई, गौशाला के जितने भी गौशाला है प्रत्येक गौशाला के मैनेजर के साथ उन्होंने एक अनुबंध किया है जी। उस अनुबंध में ये है कि जैसे नगर परिषद उन आवारा पशुओं को पकड़ के और वहाँ देगी जी, और फिर 30 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से उनका खर्चा, मेंटेनेंस का, चारा पानी का खर्चा देगी, और वो पशु वहीं रखे जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। अब हमारे पास ऐसा कोई एग्रीमेंट है नहीं। अब हम क्या करते हैं, पशु पकड़े और उसको 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर छोड़ दिया, वो वापिस आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसी जैसे 3 धर्मशाला अपने यहाँ पर कम से कम है, टाउन में है, जंक्शन में है, उनके साथ ऐसा एग्रीमेंट करने हम जा रहे हैं। इस संबंध में चेयरमैन साहब से डिस्कशन करूँगा कि एक हम बजट के अंदर एक ऐसा मद एलोकेट कर दें भी ये आवारा पशुओं के मेंटेनेंस के लिए। तो उस मद में से हम गौशाला में ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 400 से 500 पशु होंगे। 500 तो मैक्सिमम है, 400 और 500 के बीच में होंगे। तो उन सबको अगर एक बार अभियान खत्म होने के बाद एक अभियान चलाकर और इनको पकड़ के और उन गौशाला में देकर उनके साथ एक एग्रीमेंट के बतौर एग्रीमेंट उनसे ये कर लेंगे भी वो वहीं उनके अंदर रहेंगे और उनकी पशुओं की निशानदेही होगी बाकायदा, भाई ये पशु चेक होंगे भी गौशाला में रहते हैं कि नहीं रहते। ठीक है। और अब विशेष तौर से आवारा पशु में ज़्यादातर क्या है कि लोगों की पालतू गायें हैं जो दिन में सुबह दूध निकाल कर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए भी पहले जो जुर्माना था वो बहुत कम था,
अब हमने जुर्माना बढ़ाकर उसको 600 रुपये कर दिया। तो इस पर भी मैं पूरी ध्यान देना, जब ये आवारा पशु घूमना बंद हो जाएंगे तो अपने आप गंदगी भी कम फैलेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, दान पुण्य, बहुत ज़्यादा दानी होते हैं, वो दान पुण्य करने के लिए क्या करते हैं कि हर घर के आगे अपना चारा डाल दिया, हरा डाल दिया। कुछ लोग टाल पर लगा के वो बैठ जाते हैं अपनी मशीन वगैरह और वहाँ जाते हैं, वहीं डाल दिया, तो वहाँ वो बिखरता रहता है, हमारा पशु अव्यवस्था फैलती रहती है। तो जिसको दान करना है वो गौशाला के अंदर जाके भी दान दे सकता है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से दे। ऐसा काम नहीं करे जिससे पब्लिक न्यूसेंस फैले, ठीक है। और जो जिनके खुद के पशु हैं वो अपने घर में संभाल के ही रखें उनको जी। तो ये भी एक अच्छा रहेगा। आवारा पशुओं पर अगर बैन लग जाता है तो काफी कुछ ट्रैफिक को, एक्सीडेंट्स को और काफी राहत मिलेगी जी। इनको प्रायोरिटी पर लेंगे जी। श्रवण जी, आखिरी सवाल, अब फरवरी में जब आप लोग प्रशासन शहरों के संग अभियान से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और अभी से बजट की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, अब बजट में इस बार क्या खास रहेगा शहर को लेकर? बजट में जिस तरह से हमने इस शहर की, मैंने जो स्टडी किया है, इसका जो ज्योग्राफी स्टडी किया है और जिसकी जो प्रॉब्लम बार बार हमें फेस आती है, तो उसमें बजट में सबसे बड़ा पार्ट तो मैं पानी निकासी का रखूँगा जी। भाई किस तरह से हम एक DPR बनाएं उसकी, या फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं कैसे इस पानी निकासी की समस्या, पानी भराव की समस्या से निजात मिल सके हमें, जो ये बारिश के दौरान होता है, गंदा पानी होता है। एक तो इस पर रहेगा, और दूसरा एक शहर के सौंदर्यीकरण का अलग मद रखा जाएगा। वो कम से कम इतना पैसा सौंदर्यीकरण के पर्पज से लगना चाहिए जी। पार्क मेंटेनेंस है, सौंदर्यीकरण है, चौराहे मेंटेनेंस है, उन पर लगना चाहिए। ये दो मद जो है ना वो रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी रूटीन में जो विकास के काम होते हैं वो तो होंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे अलग से प्रायोरिटीज़ डिसाइड की जाएगी बजट में। भाई विशेष तौर से अपने शहर से जो मेन समस्या जूझ रहे हैं, जैसे पानी निकासी की समस्या है, सौंदर्यीकरण की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जी। और दूसरा मैं ध्यान दूंगा ऑफिस के रिनोवेशन पर, ई गवर्नेंस पर। कुछ बजट ई गवर्नेंस का रखेंगे, कंप्यूटराइज सिस्टम कराएंगे। कंप्यूटराइज करने से सारा एक सिस्टम, रिकॉर्ड रूम हो, चाहे वो ऑफिस की प्रोसेस हो, चाहे वो पेमेंट का प्रोसेस हो, चाहे वो निर्माण की प्रोसेस हो, ऑनलाइन हाँ सब ऑनलाइन हो, तो सारा चीज़ हमें सामने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सारा चीज़ हमारे सामने रहे बिल्कुल। और विशेष तौर से मैं तो ये भी चाहूँगा कि जन्म मृत्यु पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, ये जो चीज़ें हैं ये ऑनलाइन ही, ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। वो कैसे ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें या कैसे उसको आउटसोर्स से करें। हमारे स्टाफ अगर इतना एक्सपर्ट नहीं होगा तो आउटसोर्स से उसको करने का कोशिश करेंगे। तो आउटसोर्स से करने के बाद हम उसको डील करेंगे ज़रूर जी। श्रवण जी, कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।